नई सरकार के सामने नई रक्षा चुनौतियां हैं और इनका सामना करने के लिए मोदी सरकार तैयारियों में जुटी है। वायुसेना को धारदार बनाने के लिए मोदी सरकार फ्रांस से राफेल विमानों का सौदा फाइनल करने जा रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनसे राफेल डील को फाइनल करने पर बातचीत भी हुई है। राफेल विमान के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इंतजार सिर्फ इस डील के पूरा हो जाने का है। ये जब उड़ान भरता है तो हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसकी गर्जना दुश्मनों के हौसले तोड़ देती है। इसमें दुश्मन पर झपट्टा मारने की ताकत है। दुश्मन पर छिपकर वार कर सकता है। एक सेकंड में इतने बम गिरा सकता है कि दुश्मनों के ठिकाने तबाह हो जाएं। इसकी नजर से बचना लगभग नामुमकिन है। हर मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना इसकी आदत है। यह अचूक है, ये सटीक है, ये मारक है, ये विनाशक है। यह है मीडियम मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल। राफेल विमान का डिजाइन ऐसा है कि आप उससे नजरें नहीं हटा सकते और इसकी मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मनों के खेमे में हलचल मच जाए। जून की शुरुआत में जोधपुर में गरुड़ 5 नाम से एक एक्सरसाइज हुई। इसमें फ्रांस की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज में भारतीय पायलटों को राफेल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। हवा में राफेल में ईंधन भरा गया। छोटे रनवे में राफेल की लैंडिंग और टेक ऑफ किया गया। सबसे खास बात यह थी कि इस फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट को खुद वायुसेना प्रमुख अरूप राह ने उड़ाया। वायुसेना प्रमुख के राफेल विमान उड़ाने से यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार राफेल विमान की खरीद को लेकर बेहद गंभीर है और बहुत जल्द ये सबसे आधुनिक विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े की शान बनने वाला है। सरकार राफेल विमान की खरीद के नजदीक पहुंच गई है। भारत और फ्रांस दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। वैसे तो भारत ने 2012 में ही 5 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से फ्रांस की कंपनी डलास्ट को आधुनिक विमानों की खेप मुहैया कराने के लिए चुना था, लेकिन 126 मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के सौदे पर अब तक मोहर नहीं लग पाई है। 20 अरब डॉलर यानी 1,20,000 करोड़ रुपए की इस डील पर रक्षा मंत्रालय और फ्रांसीसी कंपनी डलास्ट एविएशन के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। विमान की कीमत और काम की साझेदारी को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिन पर फैसले लिए जाने हैं, लेकिन फ्रांस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से कई उम्मीदें जग रही हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेट फेबियस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मोदी को फ्रांस आने का न्योता तो दिया ही गया, साथ ही पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और सस्ते रक्षा उपकरण बनाने पर भी चर्चा हुई। इससे पहले कल फ्रांस के विदेश मंत्री की मुलाकात रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ही। राफेल जेट की जो 22 बिलियन डॉलर की डील है उसके बारे में ये टटोह लेने आए हैं कि क्या होने जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, वो राफेल की डील में कोई ढील आ गई हो ये मुझे नहीं दिखाई पड़ता। नई सरकार रक्षा के मोर्चे पर देश को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने का सपना देखते हैं। यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र में सरकार 100% एफडीआई योजना पर भी विचार कर रही है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से मोदी साहब की गवर्नमेंट अपने कार्यरत है इस काम में, तो इसमें हमें सफलता हासिल होगी। और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम तो ये किया है कि राफेल की डील को एकदम थ्रू करें जो रुक गई थी। अब डील क्यों रुकी थी वो दूसरी बातें हैं।
स्कैम्स आ गए हैं, इतने प्रॉब्लम हो रही हैं, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, और जो जो सारा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो वेरी हैवी इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मार खा जाते हैं। थल सेना के लिए गोला बारूद, तोप, राइफल, हथियार ले जाने की योजना है। खुद प्रधानमंत्री INS विक्रमादित्य को नौसेना को सौंप चुके हैं और अब वायुसेना की बारी है। सरकार ये चाहती है कि वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल को जल्द से जल्द एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल किया जाए। भारतीय एयरफोर्स की ताकत दिनों दिन कम हो रही है और इसकी मुख्य वजह है वायुसेना के स्क्वाड्रनों में विमानों का पुराना हो जाना और विमानों की कमी। भारतीय वायुसेना के सबसे अहम मिग विमान पुराने हो चुके हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में वायुसेना को इस बड़े रक्षा सौदे की सख्त दरकार है। वायुसेना की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वायुसेना के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है। हमारे पास भी स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं। हमारे पास 45 स्क्वाड्रन, 46 स्क्वाड्रन होने चाहिए। लोग तो अब 50 की बात कर रहे हैं और हमारे पास 32 स्क्वाड्रन होने को आ रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी एक जैसे बड़ी गंभीर समस्या है, घोर विडंबना है हमारे पास। तो हमको जल्दी से जल्दी इसको पूर्ति करना पड़ेगा। पर रफाल लेने का ही मतलब नहीं है, अब हमको रफाल लेके उसको कितनी जल्दी हम अपने हाथ से बना सकेंगे। वायुसेना के बेड़े में इस वक्त 200 से 250 मिग विमान है। मोदी सरकार चाहती है कि मिग विमानों की जगह राफेल विमानों को लाया जाए। भारत को 2019-20 तक राफेल विमानों की आपूर्ति होनी है। पहली खेप में 18 विमान मिलेंगे। बाकी विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असेंबल करेगी। शुरुआत में पहले हर साल 6 विमान तैयार होंगे। इसके बाद हर साल ये संख्या 20 होगी। नई सरकार वायुसेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहती है और राफेल की डील पक्की होती है तो नई सरकार का ये पहला रक्षा सौदा होगा। ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपनी बेजोड़ ताकत, सटीक निशाने और 100% परिणाम के लिए जाना जाता है। राफेल में कई खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पहाड़ से लेकर समंदर तक हर जगह उड़ान भर सकता है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पलक झपकते ही छूमंतर हो जाता है राफेल। सेकंड भर से धरती से आकाश नाप लेता है राफेल। सियाचिन की पहाड़ियों से लेकर समंदर के विस्तार तक राफेल की धाक। सियाचिन से लेके समुंदर तक, डेजर्ट तक, हर जगह ये कार्यरत रहेगा। राफेल चौथी पीढ़ी का बेहद खतरनाक लड़ाकू जहाज है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मार करने की अचूक क्षमता रखता है। और तो और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए एक समान काम कर सकता है। ये फाइटर ब्रह्मोस, नाग, आकाश, पाइथन और अपाचे जैसी मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने की कबूत रखता है। राफेल अपनी तरफ से जैसे कहते हैं कि टॉप 4th 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आया है। इसका कॉकपिट टारगेट एक्विजिशन सिस्टम जो है वो अव्वल दर्जे के हैं। इसमें BVR मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो लगी हैं, ओवर द होराइजन जो कि मार कर सकती हैं, वो मिसाइल्स हैं। उनकी रेंज बहुत अच्छी है। और जो उनका जो रडार है वो कितने टारगेट एक साथ पिकअप कर सकता है, कितनों को हैंडल कर सकता है, इसमें ये इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। राफेल अधिकतम 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इतनी तेज गति में ये पलक झपकते दुश्मनों के खेमे में घुसकर तबाही मचाने का मादा रखता है। किसी बाज की तरह राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी सिर्फ 1 घंटे में ये दिल्ली से चेन्नई पहुंच सकता है। पाकिस्तान, हम इस जहाज को कहीं भी पहुंचा सकते हैं
और उन चीज़ों को जिन पर हमें अटैक करना हो आसानी से कर सकते हैं। चीन में कम से कम 1400 किलोमीटर की दूरी तो अपने आप चली जाएगी, बट चीन और पाकिस्तान दोनों में एरियल रिफ्यूलिंग से हम कहीं भी जा सकते हैं। इतना है कि जो एयर डिफेंस का वातावरण हो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बड़ा फ्यूल टैंक होने की वजह से एक बार ईंधन भरने के बाद 3700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। यानी एक बार इसका टैंकर फुल हुआ तो पूरे पाकिस्तान और चीन के ज्यादातर बड़े शहर इसकी जद में होंगे। राफेल को ईंधन भरने के लिए जमीन पर उतारने की जरूरत भी नहीं, एयर फ्यूलर से इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसकी नुमाइश भारत और फ्रांस के साझा युद्ध अभ्यास में हो चुकी है। ये जहाज जो है बहुत उम्दा रहेगा और सुखोई के साथ में ये जो उनका मिक्सचर बनेगा, इसका रफाल का, मिराज का और सुखोई के दोनों वर्जन्स का और मिग-29 का, ये जो 4-5 जो हमारे पास जहाज होंगे, ये जो होंगे हायर एंड एंड लोअर एंड को मिला के ये अपने आप में, और फिर LCR है, सो LCR इन सब को मिला के जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। राफेल को स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इस वजह से ये रडार को आसानी से चकमा दे सकता है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें इसे छू नहीं सकेंगी। राफेल में 2 इंजन लगे हुए हैं। अगर एक इंजन काम करना बंद भी कर दे तो भी ये आसानी से मिशन पूरा कर बेस पर लौट सकता है। अब तक दुनिया के कई देशों में हुए सैन्य ऑपरेशन में राफेल अहम भूमिका निभा चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब 12 देशों की वायुसेनाएं राफेल का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत ने लॉकहीड मार्टिन के F-16, यूरोफाइटर कंपनी के टाइफून, रूस के मिग-32 विमानों को दरकिनार कर राफेल को चुना था। तो इसकी कई वजहें थीं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि राफेल सस्ता होने के बाद भी अचूक मारक शक्ति से लैस है। सही और सटीक निशाना, 1300 से 1800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, मारक क्षमता 30 mm की कैलिबर गन जो 300 राउंड गोलियां दाग सकती है। चार 4000 किलोमीटर तक बारूद ले जाने में सक्षम। ऐसी कई खूबियां राफेल को दुनिया का आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। राफेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लग सकती हैं। राफेल 50 फीट लंबे, 17.5 फीट ऊंचे और करीब 21.5 टन वजनी राफेल विमान वाहक पोत से भी उड़ान भर सकने में सक्षम है। राफेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ सकता। इसका विंग स्पैन यानी डैने 35.5 फीट होने के साथ ही इसमें कुल 4700 किलोग्राम ईंधन भरने की क्षमता है। इन जहाज़ों में 4 वेपन्स पॉड हैं और उसमें 4 मिसाइलें बड़ी आसानी से जा सकती हैं। एक मिसाइल की मारक क्षमता और उसकी प्रोग्रेस और उसी तरह होती है जैसे कि आपने 1000 पाउंड का बॉम्ब गिरा दिया हो कहीं पर। और मिसाइल कई तरह की होती हैं। एक होती है जो हवाई जहाज से ज़मीन पे मारती हैं और एक होती है जो हवाई जहाज से हवाई जहाज को इंगेज करती हैं। तो 4 इस तरह की मिसाइल और बाकी 4 दूसरी तरह की मिसाइल अलग अलग तरीक़ों से जहाज पर लाद दी जाती हैं। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है, जो किसी भी अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल से परमाणु बम भी छोड़े जा सकते हैं।
राफेल की एक और खासियत यह है कि ये मिराज 2000 से काफी मिलता जुलता है। इंडियन एयरफोर्स मिराज विमानों का पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। राफेल के एयरफोर्स में शामिल होने से फेज आउट हो रहे मिग श्रेणी के 120 विमानों की जगह भरी जाएगी। मनजीत सिंह नेगी, इंडिया टीवी। आपको बता रहे हैं मोदी के सुपर फाइटर के बारे में, यानी राफेल विमानों के बारे में। आपको एनिमेशन के जरिए दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल की कुछ खूबियां बताते हैं। राफेल में 6 माइका एयर टू एयर मिसाइल होती हैं और 3 लेजर गाइडेड AASM बम लगे होते हैं। राफेल का ज्यादातर हिस्सा ऐसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है जिससे ये दुश्मनों के रडार पर जल्द नहीं पहचाना जा सके। कुछ हिस्सों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम, लिथियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। राफेल में स्पेक्ट्रा नाम का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट होता है जिसमें 3 120 डिग्री रडार डिटेक्टर्स और 3 120 डिग्री लेजर वार्निंग सेंसर्स के अलावा TDM मिसाइल वार्निंग सिस्टम और 3 जैमर्स लगे होते हैं। विमान के आगे OSF लॉन्ग रेंज वीडियो सिस्टम होता है जो विजुअल्स के साथ ही इंफ्रारेड वेवलेंथ पहचानने का भी काम करता है। इसमें RBE इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार 40 एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और 8 को निशाने पर ले सकता है। प्लेन बहुत धीमी रफ्तार पर हो या फिर क्रैश भी होने वाला हो, दोनों ही सूरत में इजेक्शन सीट से पायलट खुद को सुरक्षित तरीके से निकाल सकता है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जम्मू कटरा रेल रूट को कटरा से हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसके बाद वो जाने वाले हैं श्रीनगर, जहां सेना के अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में वो कश्मीर के हालात की समीक्षा करेंगे। चार जुलाई को प्रधानमंत्री सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कश्मीर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में आर्मी, CRPF, BSF, इंटेलिजेंस एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर मौजूद रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी के इस दौरे में सुरक्षा को लेकर गहरी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ये मीटिंग श्रीनगर में सेना के 15 कोर के हेडक्वार्टर में होनी है, जिसमें नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के साथ साथ सेना की 14वीं, 15वीं, 16वीं और 9वीं कॉर्प्स के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। पूरी बातचीत के दौरान जिन 2 मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रह सकता है, उनमें पहला मुद्दा है सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन। दूसरा, सीमा पार से घुसपैठ और कश्मीर घाटी में आतंकवाद। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो एक प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए देश की जो सिक्योरिटी है वो सर्वोपरि है। वो एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार संभालने के 1 हफ्ते के अंदर ही तीनों सेनाध्यक्ष से अलग अलग बातचीत की। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। इससे यही जाहिर होता है कि मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कितने चेतक हैं और कितने वो उससे कंसर्न्ड हैं। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी उरी सेक्टर में सीमा पर तैनात जवानों से मिलेंगे। मोदी सरहद पर कठिन हालात में तैनात जवानों से उनका हालचाल जानेंगे। यहाँ पर उनके करीब 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का जाना ये भी दर्शाएगा कि हालांकि चीज़ों की कमी है, हथियार, बारूद, इन चीज़ों की कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री इससे अवगत हैं और वो शीघ्र इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। बड़े कमांडर्स हैं, उनको शायद बता दिया जाएगा कि देखिए इस तरह से सामान, इस तरह से हथियार, इस तरह से ये चीज़ें आएंगी, तो इससे बड़ा भारी उनका मनोबल बढ़ेगा और एक किस्म का हौसला आएगा, एक नए रक्त का संचार होगा कि नई सरकार आई है जो कि पूरी तरह से हमारे साथ है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि कश्मीर उनके टॉप एजेंडे पर है। यही वजह है कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उन्होंने रक्षा मंत्री अरुण जेटली को कश्मीर भेजा। रक्षा मंत्री ने 2 दिन कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने खुद LOC पर हालात की जानकारी ली। कश्मीर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के सामने LOC पर हो रही फायरिंग पर बात जरूर होगी। सीमा पर तार बाड़ को और पुख्ता करने पर भी बात हो सकती है।